सूडान में लगातार पिछले कुछ समय से हमें देश की सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच एक हिंसक संघर्ष देखने को मिल सकता है। और इस हिंसक संघर्ष की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां पर इस पूरे संघर्ष की वजह से अब तक बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और इस संघर्ष में बहुत सारे एडवांस जो गोला बारूद है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों को इस पूरे पूरे संघर्ष की वजह से नुकसान झेलना पड़ा है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से जुड़े तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने वीडियो में न्यूज़ की बात की, यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम सूडान में जो संघर्ष चल रहा है इसकी मौजूदा स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड क्या रहा है। इसके अलावा इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमें सूडान पर किस तरह के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, यानी कि इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्प्लीकेशन क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि सूडान में ये जो संघर्ष जारी है इस संघर्ष की मौजूदा स्थिति क्या है। तो हमने पहले ही बात की कि सूडान की राजधानी खार्तूम में लगातार सेना और वहाँ की जो अर्धसैनिक बल है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके बीच एक जंग जारी है, एक हिंसक संघर्ष जारी है। और एक हिंसक संघर्ष की गंभीरता इस बात से देखी जा सकती है कि इस पूरे संघर्ष की वजह से अभी तक 60 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और 600 से ज़्यादा लोग इस पूरे संघर्ष की वजह से घायल हुए हैं। और इस संबंध में सूडान में मौजूद भारतीय एम्बेसी ने एक अधिसूचना भी जारी की है। उस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इन 60 में से एक व्यक्ति भारतीय नागरिक भी था, यानी एक भारतीय नागरिक को भी संघर्ष की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस संबंध में जो तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं उन वीडियोस से पता चलता है कि किस तरह से दोनों ही तरफ से, दोनों ही पक्षों द्वारा तमाम जो एडवांस हथियार हो सकते हैं, एमिनिशंस हो सकते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। भारी मात्रा में गोला बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये संघर्ष आगे चलकर और ज़्यादा गंभीर रूप धारण कर सकता है। तो ये तो इस संघर्ष की पृष्ठभूमि की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे संघर्ष का बैकग्राउंड क्या है, इसकी कहानी क्या है। इसकी कहानी जानने की कोशिश करें तो इस पूरे बैकग्राउंड की, इस पूरे संघर्ष की शुरुआत होती है अप्रैल 2019 में, जब सूडान की राष्ट्रपति, एक अथॉरिटेरियन राष्ट्रपति थे जिनका नाम था उमर अल बशीर, इनकी सरकार को सेना द्वारा गिरा दिया जाता है। यानी सूडान में हमें तख्ता पलट देखने को मिलता है और ये तख्ता पलट जरूरी भी था क्योंकि ये जो राष्ट्रपति थे उमर अल बशीर, इन्हें सूडान में एक अथॉरिटेरियन राष्ट्रपति कहा जाता था। यानी कि ये मुख्य तौर पर सूडान में 1939 में राष्ट्रपति बने थे और 2019 में जाकर ये राष्ट्रपति की सीट से हटे जब इनका सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया। और पूरे कार्यकाल के दौरान इन पर, राष्ट्रपति पर, लगातार लोगों पर अत्याचार करने, लोगों को दबाने और लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगाए जाते रहे थे। और इसी वजह से सूडान में हमें बहुत लंबे समय से लोकतंत्र समर्थित आंदोलन भी देखने को मिल रहे थे। और इन्होंने इन आंदोलनों को दबाने में बहुत विशेष काम किया था, बहुत सेना का इस्तेमाल किया था ताकि आंदोलन को दबाया जा सके। और अंततः सेना ने ही इनकी सरकार को आगे चलकर गिरा दिया और हमें सूडान में सैन्य शासन देखने को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी सूडान के जो लोग थे, जो नागरिक थे, वो लगातार आंदोलन करते रहते हैं। और आंदोलन इस मांग के साथ किया जाता है कि सूडान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव आयोजित किए जाएं और वहां पर एक नागरिक सरकार का गठन किया जाए। आगे चलकर ये आंदोलन और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं और अंततः जो सैन्य सरकार गठित की गई थी, अंततः सरकार को प्रदर्शनकारियों के आगे झुकना पड़ता है और दोनों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस समझौते में सबसे बड़ा और सबसे विशेष प्रावधान ये था कि सूडान को गवर्न करने के लिए एक संप्रभुता काउंसिल का गठन किया जाएगा, संप्रभुता परिषद का गठन किया जाएगा। इस पूरे परिषद की सबसे विशेष बात ये थी कि इस परिषद में सैन्य प्रतिनिधि भी शामिल थे और सिविल अथॉरिटी के लोग भी शामिल थे, यानी कि प्रदर्शनकारियों के नेता भी शामिल किए गए थे।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो काउंसिल थी, ये काउंसिल मुख्य तौर पर सेना और नागरिकों के बीच शक्ति के साझाकरण के निकाय का प्रतिनिधित्व कर रही थी। यानी कि शक्तियों के साझाकरण के तौर पर इसे गठित किया गया था। इसके बाद इसी समझौते के तहत ये भी तय किया गया कि एक जो सिविल नेता थे जिनका नाम था अब्दुल हमदोक, वो देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए और ये कहा गया कि जब तक देश में 2023 के अंत तक चुनाव आयोजित नहीं होते हैं, तब तक अब्दुल हमदोक देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहेंगे और देश में तमाम जो गतिविधियां हो रही हैं उनका नियंत्रण करेंगे। लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था थी, ये पूरी व्यवस्था बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकी और हमें सूडान में अक्टूबर 2021 में एक बार फिर से तख्ता पलट देखने को मिलता है और वहां की सेना, ये जो हमदोक थे, इनकी सरकार को गिरा देती है और इस तरह से एक बार फिर से सूडान में सैन्य शासन स्थापित होता है। और उस समय सेना के जो प्रमुख थे, जिनका नाम था अब्देल फतेह अल बुरहान, इनको देश का नया राष्ट्रपति बनाया जाता है। इसके अलावा मोहम्मद हमदान डगलो, जो कि उस समय जो 2019 में परिषद बनाई गई थी, इस परिषद में सेना का नेतृत्व कर रहे थे, ये देश के नए उपराष्ट्रपति बनते हैं। तो इस तरह से अक्टूबर 2021 में देश को यानी सूडान को एक नया राष्ट्रपति मिलता है और एक नया उपराष्ट्रपति भी मिलता है। तो ये तो नए राष्ट्रपति की बात हुई। इसके अलावा ये तय किया जाता है कि सूडान में जब जुलाई 2023 में चुनाव आयोजित किए जाएंगे, तब तक जो देश की सेना है वो देश के सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करके रखेगी, ताकि जो चीजें हैं, जो तमाम गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को सही ढंग से मैनेज किया जा सके। तो ये तो पूरे बैकग्राउंड की बात हुई। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर जो वर्तमान समय में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जो संघर्ष जारी है, उस संघर्ष का कारण क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है? उसके कारणों की पर बात करें तो वर्तमान समय में जब 2021 में हमें सूडान में तख्तापलट देखने को मिला था, उसी तख्तापलट के बाद से देश की सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स, जो कि एक अर्धसैनिक बल है, एक पैरामिलिट्री फोर्स है, इन दोनों के संबंध जो हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। अब आरएसएफ की बात करें, रैपिड सपोर्ट फोर्स की बात करें, तो इस पूरी फोर्स को मुख्य तौर पर साल 2013 में गठित किया गया था और इस पूरी फोर्स का उपयोग मुख्य तौर पर उस समय सूडान के जो प्रमुख थे, सूडान के जो नेता थे, उन नेताओं द्वारा, जो राष्ट्रपति थे, उस राष्ट्रपति द्वारा आम लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और यही वजह है कि इस पूरी फोर्स पर लगातार सूडान के लोगों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता रहा है। और ये आरोप कितने ज़्यादा गंभीर हैं, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि 2019 में जब देश में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो इस पूरे बल पर यह आरोप लगा था कि इस पूरी फोर्स ने तकरीबन 120 प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी थी। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरी फोर्स है, इस पूरी फोर्स को सूडान में बहुत गंभीर अथॉरिटी के तौर पर देखा जाता है। अब यहाँ पर जो विवाद है वो सूडान के वर्तमान समय में दो बड़े नेताओं के बीच है। पहला बड़ा नेता है सूडान का राष्ट्रपति और दूसरा बड़ा नेता है सूडान का उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति हैं अब्देल अल बुरहान और उपराष्ट्रपति हैं हमदान डगलो। अब विवाद क्या है? तो विवाद ये है कि पिछले कुछ लंबे समय से लगातार सेना के भीतर से ही रैपिड सपोर्ट फोर्स को सेना के अंदर शामिल करने की मांग की जाती रही है। क्यों? क्योंकि लगातार ये देखा गया कि रैपिड सपोर्ट फोर्स का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जा रहा है जहां पर सेना को भेजा जा सकता था। तो ऐसे में सेना को ये लगने लगा कि जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है वो कहीं आगे चलकर सेना को रिप्लेस ना कर दे, उसका जो नियंत्रण है वो कहीं और ज्यादा मजबूत ना हो जाए। तो ऐसे में सेना के भीतर ही इस पूरी सपोर्ट फोर्स को सेना के अंदर शामिल करने की मांग की जाने लगी। इसके अलावा एक विवाद इस विषय को लेकर भी है कि ये जो एकीकरण किया जाना है, जो इंटीग्रेशन किया जाना है, वो इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाएगा और इस इंटीग्रेशन का निरीक्षण कौन करेगा, इसको मैनेज कौन करेगा, किसकी देखरेख में ये इंटीग्रेशन किया जाएगा। जो राष्ट्रपति हैं वो कहते हैं कि उनकी देखरेख में किया जाएगा, जो उपराष्ट्रपति हैं वो कहते हैं कि उनकी देखरेख में किया जाएगा। इसके अलावा एक विवाद इस विषय को लेकर भी है कि जो देश के उपराष्ट्रपति हैं यानी डगलो, वो चाहते हैं कि ये जो पूरा इंटीग्रेशन है ये आगे 10 सालों के लिए टाल दिया जाए, यानी वर्तमान समय में दूसरी विषयों पर ध्यान दिया जाए और एकीकरण के विषय को आगे के लिए टाल दिया जाए। जबकि देश के जो राष्ट्रपति हैं अल बुरहान, वो चाहते हैं कि ये जो पूरा इंटीग्रेशन है ये तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, तत्काल प्रभाव से रैपिड सपोर्ट फोर्स को सेना में शामिल कर दिया जाए। और इन्हीं दोनों के बीच सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स को लेकर तमाम तरह के विवाद मौजूद हैं और यही विवाद वर्तमान समय में
हिंसक संघर्ष का रूप ले रहे हैं। और इस पूरे विवाद में देश के जो राष्ट्रपति हैं अल बुरहान, वो सेना के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, जबकि जो उपराष्ट्रपति हैं डगलो, वो आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। तो ये तो इस पूरे संघर्ष के कारण की बात हुई। अब आगे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे संघर्ष के निहितार्थ क्या हो सकते हैं, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। इसके प्रभावों को जानने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कि सूडान जो है वो अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है, और वर्तमान समय में पिछले कुछ समय से लगातार सूडान में हमें लोकतंत्र समर्थित लोकतांत्रिक आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कई जानकारों का ये मानना है कि वर्तमान समय में सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच जो संघर्ष देखने को मिल रहा है, यदि ये संघर्ष इसी तरह से जारी रहता है तो आगे चलकर सूडान में जो लोकतांत्रिक आंदोलन हो रहे हैं वो आंदोलन और ज्यादा कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि उन आंदोलनों का तो कोई प्रभाव ही नहीं रह जाएगा। इसके अलावा कई लोगों का ये भी मानना है कि यदि ये संघर्ष इसी तरह से जारी रहता है तो आगे चलकर एक बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है, एक व्यापक संघर्ष का रूप ले सकता है, और ऐसे में हमें एक सूडान में सिविल वॉर भी देखने को मिल सकता है। और अगर ये सिविल वॉर का रूप धारण करता है तो इसकी वजह से सूडान को राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, और सूडान का एक देश के तौर पर हमें पतन देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूडान पिछले कुछ समय से लगातार सूडान की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत कमज़ोर स्थिति का सामना कर रही है। सूडान में जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, और साथ ही सूडान का जो विदेशी ऋण है वो भी एक गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा सूडान को लेकर जो पहले तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा राहत दी जाती थी, जो तमाम कैश दिया जाता था, जो वित्तीय सहायता दी जाती थी, उस वित्तीय सहायता को भी बंद कर दिया गया है जब से सूडान में तख्ता पलट हुआ है। तो जाहिर तौर पर सूडान तमाम तरहों से, तमाम जगहों से घिरा हुआ है, और ऐसे में यदि संघर्ष जारी रहता है तो ये संघर्ष आगे चलकर सूडान के लिए, सूडान के नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर रूप धारण कर सकता है। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई, पूरे विषय के निष्कर्ष की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है, और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर इस सवाल को हल कर सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि यह है, पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित एक देश है और सहारा मरुस्थल इसके अधिकांश उत्तरी भाग में फैला हुआ है। ये देश अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है और पिछले कुछ समय से लोकतंत्र समर्थित आंदोलनों का सामना कर रहा है। इस विवरण में किस देश का जिक्र किया गया है? तो जाहिर तौर पर बहुत आसान सवाल है। यदि आप वीडियो को देखेंगे तो इस सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इथोपिया, ऑप्शन बी इरिट्रिया, ऑप्शन सी सोमालिया, या फिर ऑप्शन डी सूडान। तो आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना बिल्कुल न भूलें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाहिर तौर पर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।